प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में। आज शुक्रवार है, आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों के बीच में कुंडलियाँ लेकर के आता हूँ। आप में से ही एक दर्शक जिनका नाम है शुभम राठौर, उनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। आइए आपको एक बात बताता हूँ। दरअसल आज के लेखक जैसे भी हैं वो तो हैं ही, हम देख ही रहे हैं, और आज के गीतकार जैसे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। पहले के गीतकार और पहले के संगीतकार कैसे होते थे, और पहले के जो लेखक होते थे, जो कवि होते थे, वो कैसे होते थे। वो एक शब्द विशेष पे एक ग्रंथ रच दिया करते थे। एक शब्द मात्र मिला उन्हें और उस पे उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे श्रेष्ठ दिव्य महाकाव्य की रचना कर दी। सोच के देखिए। और आज हमारे सामने स्थिति ये है कि हम अपने मन के अनुकूल मनोरंजन भी नहीं कर सकते हैं, उस पर भी किसी दूसरे का अधिकार हो गया है। वो भी ये हमें बताना चाहता है कि तुम्हें यही देखना है, तुम्हें यही देखना है। ये कितनी अजीब बात है ना। जहाँ हमारे मन के राजा सिर्फ हम हुआ करते थे और हम वही देखते थे जो मुझे भाता था, आज स्थितियाँ बदल गई हैं। कितना बदलेगा इंसान अपने आप को, और अपने प्रभाव से कितने लोगों को बदलना चाहता है, गौर करने वाली बात है। शुभम राठौर जी की कुंडली के साथ उपस्थित हूं। आइए झट से इनका पंचांग पढ़ के सुना देता हूं। विक्रम संवत 2054, शक संवत 1919। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम विकृति संवत्सर है। विकृति संवत्सर में जन्मे होने का मतलब कि अगर आपका जन्म 1997 से लेकर के 1998 के बीच में हुआ है, इसका मतलब है कि आप विकृति संवत्सर में जन्मे हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति धार्मिक होता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यक्ति शिक्षण कला का निपुण होता है, बुद्धिमान, श्रेष्ठ मतिवान, और सांसारिक उपभोगों की वस्तुओं पे इसकी आसक्ति थोड़ी कम होती है। श्रेष्ठ जनों से मित्रता करना चाहता है, अच्छे लोगों से संबंध बनाना चाहता है, थोड़ा घूमना पसंद करता है, प्राकृतिक और प्रकृति दृश्यों का प्रेमी होता है। आगे बढ़ने पे पता चला इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है। उत्तरायण में जन्म होने का प्रभाव, व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की सफलता के लिए प्रयास करेगा उसमें उसको अन्य लोगों की अपेक्षा या दक्षिणायन में जन्मे जातक की अपेक्षा मेहनत कम करना होगा और उसके सफलता के रंग तुरंत चढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कि अगर आपका जन्म उत्तरायण में हुआ है तो आपका आत्मविश्वास श्रेष्ठ होगा, आपके शारीरिक सौंदर्य की स्थिति बेहतर होगी, आप बेहतर इंसान बनने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपकी संगति बुरी नहीं होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नेत्रों की समस्या नहीं होगी, हड्डियों का नुकसान नहीं होता है, और व्यक्ति दिव्य तेज को धारण करने वाला होता है। क्लियर है। चैत्र मास में इनका जन्म हुआ है और वसंत ऋतु, चैत्र मास और वसंत ऋतु का प्रभाव, व्यक्ति प्रेमी होगा। अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर के अगर कोई काम करे ना तो लाभ ज्यादा मिलता है। और दूसरी बात, वसंत ऋतु में जन्मा है तो थोड़ा डरपोक भी है, कामी होगा, क्रोध भी होगा, थोड़ा सा मैटेरियली अपने आप को स्ट्रांग करना चाहता है बचातक। और दूसरी बात, अपने से विपरीत के प्रति आकर्षण का भाव रखता है। और दूसरी बात और है कि अगर चैत्र मास और वसंत ऋतु का प्रभाव दोनों का देखते हैं तो व्यक्ति को क्रोध भी है लेकिन क्षणिक आता है और फिर खत्म हो जाता है। ये चैत्र मास और वसंत ऋतु। आगे बढ़ने पे पता चला तो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि का जन्म है, यानी कि चंद्रमा जो है वो पूर्ण रूप से शुभग्रह बन रहा है। और चंद्रमा अगर शुभग्रह बने तो व्यक्ति का मन ठीक रखेगा, मस्तिष्क ठीक रखेगा, स्वास्थ्य ठीक रखेगा। मन, माता, मस्तिष्क, बुद्धि, वात्सल्य, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें इनके पक्ष में रहेंगी। ना तो मन भटकने की समस्या होगी, थोड़ी चिंता रहती है भविष्य के प्रति, और व्यक्ति श्रेष्ठ लोगों से संपर्क में रह करके समाज में प्रतिष्ठा पाता है। थोड़े भलभले भी होते हैं लोग अगर चंद्रमा का प्रभाव लग्न पे ज्यादा रहा तो, लेकिन इनकी कुंडली में ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए व्यक्ति सौष्ठव की कला से युक्त है, व्यक्ति श्रेष्ठ है और जवान दिखने वाला भी है। जितना भी हो मेहनती होगा, क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के होते हैं तो व्यक्ति के अंदर आलस्य नहीं देते हैं। जन्म इनका सोमवार को हुआ है, पुनर्वसु नक्षत्र में, सुकर्मा योग, विष्टिकरण, शूद्र वर्ण और देवगण है। ये बात सही है। अब विचार करिएगा, व्यक्ति का जन्म सोमवार को हुआ है तो व्यक्ति साफ हृदय का है, शांत है,
चित्त स्थिर है, उसके अंदर भटकाव और तूफान नहीं है। करियर को लेकर के थोड़ी सी गुंजाइश और जैसी भी हो, आजकल तो वैसे भी लगभग सभी लोगों में ये बात देखने को बनती है, परंतु वो अन्य लोगों की अपेक्षा उसके दिमाग की स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ है, मजबूत है और श्रेष्ठ कर्म करने वाला है। हो सकता है कि व्यक्ति अगर सोमवार का जन्मा हो तो थोड़ा चित्त कभी कभी परेशान हो, तो वो दूसरे के शरण में जाना चाहता है, ईश्वर की शरण में जाना उसे अच्छा लगता है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहता है, पुरानी विचारों का पालक होता है। और दूसरी बात कि व्यक्ति इतना सुंदर होता है कि कोई भी देखे तो उसका मन मोह लेता है। और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र, ये गुरु का नक्षत्र, व्यक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, दिव्य है, परम तेजस्वी है, ओजस्वी है और अपने से बड़े और गुरुजनों का आदर करता है। ऐसा नहीं कि किसी का अनादर कर बैठा, सबके साथ मित्रता करना चाहता है, सबके साथ ऐसा संबंध बनाना चाहता है कि उसके साथ किसी का संबंध नुकसान में ना जाए। ये बात है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े श्रेष्ठ मति बुद्धि के होते हैं। ये शिक्षक बन सकते हैं, बैंकिंग से संबंधित कामों में जा सकते हैं, अगर हो सके तो न्याय के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, अगर हो सके तो कृषक भी बन सकते हैं, अगर हो सके तो बुद्धिमता से युक्त कोई भी काम कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है जहां सुकर्मा योग और विष्टिकरण ये ठीक है, और शूद्र वर्ण के होने के कारण व्यक्ति थोड़ा क्रोधी कभी कभी हो जाएगा और तीव्रता से भयंकर क्रोध आता है, तुरंत निकल करके तूफान जैसा प्रभावित करके निकल जाता है। शूद्र वर्ण और देवगण होने का प्रभाव व्यक्ति श्रेष्ठ मति बुद्धि का होगा, अपने आप को शो ऑफ करने में भरोसा कम रखता है। ऐसा नहीं है, कई बार ये लोग ऐसे हो जाते हैं कि स्थिर हो जाते हैं, मेहनत पे भरोसा रखते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के तामझाम में पड़ने वाले नहीं होते हैं। अब आगे इनकी कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थितियों को बता देता हूँ। आइए कार्यक्रम अंतिम हिस्से तक देखिएगा, क्योंकि बीच से कुछ छूट न जाए। सबसे पहले चर्चा ग्रहों के राजा सूर्य की करूंगा। अगर सूर्य की अवस्था की बात करता हूं तो वो शुभम जी की कुंडली में वृष लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं सुख भाव के अधिपति, यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति, जहां 5 नंबर लिखा है। यहां पे मंगल बैठे हैं और यहां के अधिपति होकर के सूर्य जाकर के उच्च के हो रहे हैं 12वें भाव में 0 अंश 32 कला, यानी कि ये 0 अंश पे होने के कारण बाल अवस्था के हुए, लेकिन इनकी कुंडली में सुख भाव अच्छा बन रहा है, ये समझा जा सकता है। क्योंकि आगे आने वाली स्थितियां इनकी कुंडली में कैसे फल करने वाली हैं, ये देख करके पता चल जाएगा कि सूर्य 12वें जाकर के भी किस तरीके से अच्छा फल करने वाले हैं। अब बात चंद्रमा की कर लेते हैं। चंद्रमा किसी भी व्यक्ति की कुंडली में वात्सल्य का कारक होता है। व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर रहा तो स्वास्थ्य परेशान रहता है, मन उसका उसके पास टिक करके नहीं रहता है, वो रेगुलर और निरंतर किसी न किसी व्याधि से ग्रसित रहता है। इनकी कुंडली में जो कि चंद्रमा बनते हैं तृतीय भाव के अधिपति, जहां 4 नंबर लिखा है, यहां के अधिपति होकर के वो एक घर पीछे जा रहे हैं, यानी कि दूसरे भाव में, ये धन भाव में शुभ ग्रह की राशि बुध की बनी, यहाँ के अधिपति बुध 12वें जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। ये ठीक है, नक्षत्र अच्छा है, ऊपर से 24 अंश 32 कला, लेकिन ये विषम संख्या है। अब विचार करिएगा प्रिय दर्शकों, ये 24 अंश पे ग्रह मृतप्राय हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या में मैंने इस पे एक कार्यक्रम बना रखा है कि कौन से ग्रह किस राशि में सम संख्या में जाकर के कितने डिग्री पे मृतप्राय, बाल और वृद्ध की, आप उसे देख सकते हैं। ये चंद्रमा की स्थिति, यानी कि सूर्य जो है वो उच्चके हुए बाल अवस्था के और चंद्रमा अति मित्र की राशि में हुए, लेकिन मृतप्राय, लेकिन पक्ष का बल उनके साथ है, इस वजह से वो फिर भी अपने इस भाव का फल करते देखेंगे, ये देखेंगे आगे। अब मंगल की बात कर लेता हूं। अब बात आपकी कुंडली में मंगल पे कर लेता हूं। आपकी कुंडली के लिए दरअसल मंगल जो है ना वो पराक्रम के कारक होते हैं, और दरअसल आपकी कुंडली में ये बनते हैं 7वें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के सुख भाव में बैठे हैं, सूर्य की राशि में सम राशि के बैठे हैं मृतप्राय होकर के। तो ये ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव करेगा, हालांकि आपकी कुंडली के लिए वो कारक होते हैं, इस वजह से इनकी चर्चा कैसी है ये देखने लायक होगी। बुद्ध बुद्धिमता के कारक होते हैं। अगर कुंडली में बुद्ध की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को निर्णय लेने में परेशानी नहीं होती है, व्यक्ति टिक करके कोई काम कर लेता है। आपकी कुंडली के लिए जो कि बुद्ध वृषभ लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति होते हैं, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के अपने भाव से व्यय में जाए और यहाँ से भी व्यय में जाए, और इन दोनों भावों के अधिपति होकर के 12वें बैठे सूर्य की उच्च राशि में, और साथ ही साथ वो अंश के आधार पर 15 अंश पे हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है और वो बैठे हैं मंगल के नक्षत्र में, अति शत्रु की राशि में बैठे हैं, और इस आधार पर वो थोड़े कमजोर से दिख रहे हैं।
अब चर्चा गुरु की कर लेता हूं। अगर देवगुरु बृहस्पति ठीक रहे ना तो व्यक्ति के संस्कृति और सभ्यता को पालन करने वाला बना देते हैं। साथ ही साथ अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे रहे तो व्यक्ति कभी भी गलत संगति में नहीं जाता है। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति। उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के लाभ भाव में, यानी कि एकादशवें भाव में, जहां 12 नंबर लिखा है यहां ये देखिए। और इन दोनों भावों के अधिपति, या तो गुरु को बैठना था अष्टम भाव में या तो लाभ भाव में, लेकिन वो बैठे कहाँ श्रीमान, नीच के बैठ गए। और नीच का ग्रह प्रभाव कमजोर, विपरीत या मन के अनुकूल नहीं देता है। ये अवस्था के हिसाब से 23 अंश 29 कला पे है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, इनके मित्र का नक्षत्र है, और ये मंगल की उच्च की राशि भी है जहां पे गुरु नीच के हो जाते हैं। उनका नीचत्व तो भंग होगा क्योंकि इस राशि में जो अधिपति उच्च का होता है वो मंगल केंद्र में है। तो बात याद रखिएगा, मंगल गुरु के नीचत्व को भंग करेंगे। कारण क्योंकि मंगल की उच्च राशि मकर राशि होती है और वो ही केंद्र में आ रहे हैं। बात सही है। और उसके बाद ये कुमार अवस्था के होंगे। गुरु 23 अंश पे है, ये सम संख्या की राशि है। इस आधार पर गुरु आपकी कुंडली में आधा से करीब करीब का फल देने वाले हैं। अब आगे शुक्र की चर्चा कर लेता हूं। शुक्र दाम्पत्य का कारक होता है और व्यक्ति को इस भौतिकवादी युग में ऊंचे सिंहासन पे बैठाने वाला ग्रह होता है। आपकी कुंडली के लिए शुक्र लग्नेश और छठे भाव के अधिपति। विचार करिए, ये लग्न के अधिपति होते हैं और छठे भाव के भी अधिपति होते हैं, लेकिन लग्नेश होने के कारण ये कभी भी परेशान नहीं करेंगे, फिर भी ठीक होंगे, क्योंकि ये लग्नेश है ना। और दरअसल कुंडली का आधिपत्य तो यही स्वीकार कर रहे हैं सबके ऊपर। इस कुंडली के राजा कौन बने? शुक्राचार्य बने, शुक्र बने, और वो भौतिकवादी ग्रह होते हैं, मेहनती ग्रह होते हैं, मेहनत कराने वाले होते हैं। दरअसल आपकी कुंडली के लिए शुक्र यहाँ और यहाँ के अधिपति होकर के 12वें जा रहे हैं। किसी भी अधिपति का 12वें जाना थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन लग्न का अधिपति जहाँ बैठेगा उस भाव में तब्दीली कर देता है, उसके सकारात्मक रिजल्ट देने वाला हो जाता है। आपकी कुंडली के लिए लग्न का अधिपति होकर के जाकर के 12वें बैठे, और वो अगर देखता हूं तो 3 अंश 31 कला अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में ये सूर्य से अस्त हो रहे हैं, शत्रुग्रही भी हो रहे हैं, और अवस्था में ये बाल अवस्था के हो रहे हैं। यानी कि लग्नेश शत्रुग्रही हुए, अस्त हुए और बाल अवस्था के हुए, जो कि तीनों ही स्थितियां कहीं से अच्छी नहीं लग रही हैं। कारण है क्योंकि ये रोगेश भी होते हैं, लग्नेश भी होते हैं, इस वजह से इनका दोष तो खत्म हो जाएगा, परंतु 12वें जाने का अवयोग का दोष बना रहेगा। ग्रह शत्रुग्रही हो रहा है तो परेशान करेगा, और साथ ही साथ व्यक्तित्व को निर्धारण और व्यक्तित्व के बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में बेहतर बनाने में थोड़ा असफल सा सिद्ध हो रहा है। अब चर्चा शनि की कर लेता। व्यक्ति की कुंडली में शनि न्याय के कारक होते हैं, जितना व्यक्ति मेहनत करेगा उतना ही देते हैं। और अगर इनकी स्थिति कुंडली में देखते हैं तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए ये कहाँ कहाँ के अधिपति होते हैं? उनकी पहली राशि जो कि मकर राशि है बनती है भाग्य भाव में, और दूसरी राशि जो कि मूल त्रिकोण राशि है वो कर्म स्थान में बनती है। यानी कि धर्म और कर्म, इन दोनों भाव का जो आधिपत्य है वो शनि की हाथों में है। कुमार अवस्था के बैठे हैं शनि, अपने भाव से धन का संबंध बना रहे हैं, क्योंकि जहां उनको बैठना चाहिए वहां से धन में जा रहे हैं, और केतु के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे वो 18 अंश 18 कला रेवती नक्षत्र पंचमेश के नक्षत्र को धारण करके बैठे हैं। शनि और बुध का संबंध ठीक ठाक दिख रहा है, और साथ ही साथ अगर बात करता हूं तो यहाँ ये कुमार अवस्था के हो रहे हैं। अब आगे चर्चा राहु केतु की कर लेता। राहु और केतु आपकी कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए अगर देखता हूं तो सर्वाधिक अच्छा फल राहु अगर दशम भाव में बैठे होते कुंभ राशि में तो करते, वृश्चिक में भी बैठे होते तो अच्छा फल करते, अगर ये दशम में भी बैठे होते या नवम में भी बैठे होते तो अच्छे रहते। लेकिन आपकी कुंडली में ये बैठे हैं पंचम भाव में, जो कि बुध की राशि है, इसे ये अपनी राशि भी मानते हैं राहु विभिन्न मतांतर से। लेकिन अगर देखता हूं तो यहाँ पे स्वराशि के हैं, लेकिन अंश में ये 0 से 4 अंश 43 कला पे हैं। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य का नक्षत्र है जो कि उच्च का बैठा है। इस आधार पर अगर देखता हूं तो पंचम भाव में राहु स्वराशि के मृतप्राय हो रहे हैं। अब आइए कुंडली पे विश्लेषण पे चर्चा कर देता हूं। अब चर्चा कारक अकारक और तटस्थ ग्रहों पे कर देता हूं। सबसे पहले बता दूं, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक जो कारकत्व मिलता है वो शनि को मिलता है। कारण क्योंकि वो एक तो दशम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति, ये दोनों ही भाव कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक धर्म संभालता है, भाग्य संभालता है, और दूसरा कैरियर, जो कि किसी भी जातक के जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब सर्वाधिक कारकत्व की अगर हमने बात करी तो वो किसे मिला? शनि को मिला। वो दो भाव जो कि कुंडली के बड़े महत्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं। उसके बाद अगर चर्चा करता हूं तो दूसरा कारकत्व मिलता है यहाँ पे बुध को। बुध को दूसरा कारकत्व मिलेगा, और यहाँ पे इसलिए इन्हें दूसरा कारकत्व मिलेगा क्योंकि ये धन भाव के अधिपति और कहीं ना कहीं
धन भाव के अधिपति और साथ ही साथ पंचम भाव के अधिपति, इन दोनों भावों के अधिपति होते हैं। विचार करके देखिए कि वृषभ लग्न जो कि शुक्र से प्रभावित लग्न है, एक धन भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी, शुभ ग्रह की राशि बनी और एक शुभ ग्रह ही बैठा है, वो भी पापक ग्रह नहीं शुभ ग्रह बन के, और पंचम भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि बनी, और ये दोनों भाव क्रमशः अच्छे भाव होते हैं। दूसरा भाव तो कहीं ना कहीं मारक होता है, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण राशि यहां बनी ना, इस वजह से यहां पे बुध को भी कारकत्व की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा कारकत्व बुध को मिला, यानी कि पहला कारकत्व शनि, दूसरे कारक ग्रह के तौर पे वृषभ लग्न की कुंडली में बुध माने जाएंगे। तीसरा कारकत्व सूर्य को प्राप्त होगा, कारण क्योंकि वो एकमात्र ऐसे ग्रह जो जन्म कुंडली में सुख भाव को संभाल रहे हैं, और चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं, एक केंद्र के संभालने के कारण और एक केंद्र को संभालने के कारण ये इस कुंडली में कारक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखता हूं तो और एक ग्रह जो कि कारक होगा, ये वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल भी कारक होते हैं कहीं ना कहीं, कारण क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल की एक राशि मिल रही है, और मंगल और शुक्र का संबंध अगर देखता हूं तो कहीं ना कहीं ये इनके प्रतिबिंब बनते हैं, और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के 12वें भाव में बन रही है। तो इस आधार पर अगर देखता हूं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके से जहां कारकत्व शनि को मिला, उसके बाद बुध को मिला, फिर सूर्य को मिला, तो एक कारकत्व फिर से मंगल को भी मिलेगा, यानी कि 4 ग्रह वृषभ लग्न की कुंडली में कारक होते हैं। अब अकारक अगर ग्रहों की चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली के लिए अकारक ग्रह के तौर पे जाने जाएंगे चंद्रमा, क्योंकि ये वस्तुतः त्रिक भाव है, और किसी भी आपकी कुंडली के लिए याद रखिएगा, ये बात बहुत बता देता हूं, बहुत याद करने वाली है। अगर इस भाव में जो कि तीसरा भाव कोई भी शुभ ग्रह की राशि बन जाए ना, तो वो थोड़ा कुंडली को कमजोर कर देता है, या फिर उस भाव को कमजोर कर देता है, दरअसल यही बात है। तो यहां पे एक शुभ ग्रह की राशि बन गई, ये त्रिक भाव है, इस वजह से चंद्रमा यहां पे अकारक हो जाएंगे। दूसरे अकारक ग्रह के रूप में जिस ग्रह को हम पहचानेंगे वो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए स्वयं देवगुरु बृहस्पति होंगे, कारण क्योंकि वो एक तो अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं, वहां पे उनकी मूल त्रिकोण राशि ही बैठ जा रही है, और मूल त्रिकोण राशि का ग्रहफल सर्वाधिक जल्दबाजी में और यथेष्ट रूप में करता है, अच्छे तरीके से करता है। मूल त्रिकोण राशि कहने का मतलब है कि वो अष्टम भाव में पड़ी, और उनकी दूसरी राशि पापी भाव जो कि एकादशवां भाव है, लाभ भाव, वहां पे बन जाने से ये देवगुरु बृहस्पति वृषभ लग्न की कुंडली में अकारक होते हैं। अब तटस्थ ग्रहों की चर्चा करता हूं तो लग्नेश जो कि स्वयं शुक्र बनते हैं, वो खुद लग्नेश होने के साथ भी कारक नहीं हो पाते, अकारक नहीं हो पाते, तो तटस्थ हो जाते हैं। मतलब वो देवगुरु बृहस्पति जहां अकारक हुए, चंद्रमा जहां अकारक हुए, वहीं पे शुक्राचार्य यानी कि ये इस कुंडली के जो अधिपति जो राजा बन बैठे हैं, वो खुद इस भाव को देख करके तटस्थता के भाव के साथ इस कुंडली का अवलोकन करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातकों का प्रभाव मैंने बताया, व्यक्ति शिक्षण क्षेत्र में जा सकता है, व्यवसाय चाहे कोई भी कर सकता है, स्टेशनरी का दुकान अगर खोलना चाहे तो खोल सकता है, खेल के क्षेत्र में जा सकता है, लकड़ियों के व्यवसाय के क्षेत्र में जा सकता है, और साथ ही साथ अगर ये कुंडली के संपूर्ण तरीके से अध्ययन को देख करके मैं बताऊं तो वो हालांकि कल बताऊंगा, परंतु फिर भी बता देता हूं कि गुरु से संबंधित अगर व्यक्ति काम करे, या फिर अगर इनकी कुंडली में जो मैंने चीजें देखी हैं उसके आधार पर व्यक्ति अगर सूर्य से संबंधित अगर कोई काम करे तो भी ठीक होगा। आपकी कुंडली में वृषभ लग्न बनती है, वृषभ लग्न के अधिपति होते हैं शुक्र, जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे, ये अवयोग है। और लग्न पे किस किस ग्रह का प्रभाव है? दरअसल अगर वृषभ लग्न को विचार करें तो क्या है ये? वृषभ का अर्थ होता है बैल, और जब वो लग जाता है तो बिल्कुल लग जाता है। दरअसल वो इतना जवान होता है हमेशा कि फिर भी वो मेहनत करना चाहता है, चाहे कैसी भी अवस्था हो, व्यक्ति की मेहनत करने का जो क्रम है वो टूटता नहीं है। आप हैं भी वैसे मिथुन राशि के, तो राशि का भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर मेहनत करने वाला ही बन रहा है। व्यक्ति श्रेष्ठता से मेहनत करता है और तीव्रता से लाभ भी प्राप्त करता है। अब विचार करिए कि लग्न के अधिपति कहां बैठे, तो आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति बैठे 12वें जाकर के, यानी कि किसी भी भाव का अधिपति, खास करके अगर लग्न का अधिपति ही 12वें बैठ जाए तो ये अवयोग दिखाता है, अवयोग दर्शाता है जो जीवन में असफलता के दरवाजे को खोलने वाला हो जाता है। दूसरी बात, राशि के अधिपति मिथुन, राशि के अधिपति बने बुध, और वो धनेश भी होते हैं, वो भी जाकर के 12वें बैठ रहे हैं। लेकिन इस कुंडली की सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ जो स्थिति बन रही है प्रिय दर्शकों, वो आपको बताता हूं।
दरअसल जन्म कुंडली के लग्न भाव के अधिपति 12 में तो आप देख रहे हैं, वो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे और अन्य ग्रह जो बैठे हैं वो बुध बैठे हैं, वो धन भाव के भी अधिपति होते हैं और पंचम के भी अधिपति होते हैं। जरा विचार करिए कि लग्न का संबंध कहां कहां के अधिपतियों के साथ हो रहा है। तो लग्नेश किसके साथ बैठे? पंचम भाव के अधिपति के साथ, जहां खुद राहु बैठ करके स्वराशि का बल दे रहा है। किसमें? ज्ञान में। व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में बैठा राहु अगर ज्ञान से संबंधित कारक ग्रह के राशि में बैठ जाए, जो कि बुद्ध ज्ञान के कारक होते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, अगर राहु खुद उसके साथ बैठ जाए तो यह बेहतर हो जाता है और व्यक्ति को तीव्र बुद्धिमत्ता से युक्त बना देता है। ऊपर से व्यक्तित्व के साथ किसका संयोग हुआ? पंचम भाव के अधिपति का, जो कि ज्ञान भाव है। और साथ ही साथ अगर लग्नेश की स्थिति देखता हूं तो वो किसके साथ बैठे हैं? धन भाव के अधिपति के साथ, जहां पे कि खुद एक शुभ ग्रह बैठा है। ये कुंडली को मजबूती देने के लिए बहुत पर्याप्त है अगर विचार करें तो। दूसरी बात, सूर्य भी बैठे हैं, तो लग्न का अधिपति कहां बैठा? अवयोग में। समस्या हो रही है क्योंकि वो स्वयं तटस्थ होता है, ना तो अच्छा फल करेगा और ना बुरा। लेकिन जब उसके साथ बैठे ग्रहों की युतियों को देखते हैं तो पता चलता है कि जन्म कुंडली में सुख भाव के अधिपति के साथ भी उसकी युति हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी पता चल रही है कि व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश का जो संबंध है वो अच्छे अच्छे भावों के अधिपति के साथ होने के कारण, और कुंडली में ये सारे ही ग्रह कारक होते हैं, जहां बुध भी कारक, सूर्य भी कारक और स्वयं शुक्र है ही। इसका मतलब है कि व्यक्ति का व्यय सद्गति में होगा, अच्छे क्षेत्रों पे होगा, लाभ भी होगा, जीवन में उन्नति का मार्ग भी खुलेगा, यशस्विता का भी वरदान प्राप्त होगा, व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, संतति से युक्त होगा, ज्ञान से युक्त होगा, धनवान भी होगा, व्यक्तित्व भी विकास में जाएगा, ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा। ये सारी चीजें, और इन सब के साथ चूंकि सुख भाव के अधिपति भी बैठ रहे हैं तो व्यक्ति सुख और संपत्ति का मालिक भी होगा। ये बात पक्की है। ऊपर से क्योंकि सुख भाव में मंगल बैठे हैं, ये थोड़े से व्यक्ति को यात्रा में डालेंगे। हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा परेशान करें, ये पक्की बात है अपनी दशा में। हालांकि वो कारक होकर के जन्म कुंडली के सुख भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, उस भाव का अधिपति सुख में 12वें भाव में जाकर के उच्चका हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर समझते हैं और व्यक्ति के धन भाव को समझते हैं तो वहां का अधिपति 12वें गया है। तो इस आधार पर व्यक्ति के कुंडली में अगर धन का अधिपति पापक ग्रह बने और वहां पे पापक ग्रह अगर बैठे या पापक ग्रह का प्रभाव 12वें भाव पे ज्यादा हो तो व्यक्ति के धन को नाश करने वाला या बुरे कर्मों में व्यक्ति का धन जाता है। लेकिन यहां पे ऐसी स्थिति कहीं से भी नहीं दिख रही है। कारण क्योंकि शुभ ग्रह बैठे, शुभ ग्रह की राशि बनी, लग्नेश स्वयं जाकर के धनेश के साथ बैठ रहे हैं, लग्नेश स्वयं जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठ रहे हैं। लग्नेश और सुखेश का संबंध ये कुंडली को अद्वितीय सफलता दिलाने वाला बन रहा है। अब उसके बाद एक एक ग्रह पे चर्चा नहीं करूंगा, आज अगले तरीके से लेकर के आया हूं कुंडली को। उसके बाद अगर विचार करिए तो लग्न को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, सोच के देखिए। एक तरीके से गुरु की दृष्टि पड़ी ना लग्न पे, 1 2 3 4 5, यानी कि गुरु की कुंडली में दृष्टि पड़ी कहां? लग्न पे। अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु अगर स्वतंत्र होकर के फल करेंगे तो कैसा? क्योंकि वो रोग भाव के अधिपति हुए, अपने भाव से धन में गए और वहां से 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति बाय नेचर जो होगा वो कहीं ना कहीं धार्मिक होगा, अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाला होगा, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा इससे। और अगर निरंतर अपने कुल देवता का ये व्यक्ति स्मरण करे तो निश्चित रूप से किसी भी सफलता के शिखर को ये छू सकता है। क्योंकि ये कारक भाव में अकेले बैठे हैं तो कुछ लोग इसे ये कहेंगे कि कारको भाव नाश्य, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां पे ये ग्रह बैठा है वो त्रिकोण भाव है और वो त्रिकोण भाव है। और दरअसल इस कुंडली में अकारक होते हुए भी गुरु कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अपनी दशा अंतरदशा में 50% का रिजल्ट तो जरूर करेंगे और व्यक्ति के ज्ञान, भाग्य और उसके कृत्य में सहयोगी ही सिद्ध होंगे। लग्न पे अगर गुरु देखें भाग्य भाव में बैठ करके तो ग्रह सबसे पहले जो प्रभावित होता है वो भाव से होता है। तो एक अच्छे भाव में बैठे हैं गुरु तो वो कहीं ना कहीं अच्छे ही होंगे और अच्छे भी फल को देने वाले हैं। पूरा फल तो नहीं देंगे। हाँ, कई बार होता है कि जन्म कुंडली में अगर गुरु कारक ग्रह में ना बैठे हों, हालांकि वो नीच के बैठे हैं, तो फल जरूर देंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि कुंडली में अगर ग्रह खास करके गुरु अगर नीच के भी बैठे हों तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं।
वो फल देंगे, कम देंगे। हो सकता है कि वो भाग्य के जो जितना उसको लाभ मिलना चाहिए जातक को उतना नहीं मिलेगा। हो सकता है कि भाग्य में सहयोग की स्थिति जितनी गुरु देते हैं उतना वो नहीं देंगे। तो व्यक्ति को थोड़ा सा भटकाव में रखना हो सकता है कि वो रख लें। हो सकता है कि असफल होने का मार्ग थोड़ा ज़्यादा खुल जाए, हो सकता है कि सफलता के मार्ग में व्यवधान ज़्यादा आ जाए। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ऊपर से 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, ये उच्च की राशि है। यहाँ पे व्यक्ति को आलस्य से हीन बनाएंगे। और दरअसल लग्न पे कहीं ना कहीं राहु का भी प्रभाव है। 9वीं दृष्टि से राहु भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं। लग्न का अधिपति अवयोग में है, तो शनि की तीसरी दृष्टि व्यक्ति की कुंडली में विलंब के मार्ग को खोल रही है। हालांकि ये व्यक्ति के धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि और लाभ को भी जोड़ने वाली है। कारण क्योंकि शनि इस कुंडली में भाग्य के विधाता होते हैं। तो भाग्येश और धर्म भाव के अधिपति और कर्म भाव के अधिपति का प्रभाव लग्न पे रहेगा तो व्यक्ति शुरू से ही काम के पीछे भागने वाला, अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए लगातार प्रयास करने वाला, जीवन में लाभ को प्राप्त करने वाला, अपने व्यवसाय और अपने काम में रत रहने वाला, किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करने वाला, न्याय का मार्ग चुनने वाला, अच्छे सदगति में जाने वाला, ये सारी चीजें होंगी। और उसकी तीसरी के बाद अगर शनि की दृष्टि की बात करता हूं तो शनि की दृष्टि लग्न पे, गुरु की दृष्टि लग्न पे और राहु की दृष्टि लग्न पे, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के बहुमुखी होने का, और इस कुंडली के लिए अगर सर्वोच्च तरीके से देखता हूं तो शनि का प्रभाव लग्न पे ज्यादा दिख रहा है। अब आगे और अन्य ग्रहों की चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बुध, शुक्र और सूर्य का यहां पे बैठना ये बेहतरीन है और इस कुंडली की सर्वोत्कृष्ट स्थिति को ये दिखा रहे हैं। ऊपर से लग्न पे इन सभी ग्रहों का प्रभाव। अब उसके बाद चर्चा करता हूं सुख भाव की, जहां मंगल बैठे हैं। ये मंगल आपकी कुंडली के लिए कारक होते हैं, श्रेष्ठ है। 12वें भाव का अधिपति और अष्टम भाव या सप्तम भाव के अधिपति जहां भी कुंडली में देखते हैं ना, थोड़े से उस भाव को प्रभावित करते हैं। 12वें भाव के अधिपति आपकी कुंडली में मंगल, वहां पे उच्च के सूर्य और वहां के अधिपति होकर के मंगल जाकर के सुख भाव में आ रहे हैं। अगर व्यक्ति जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाए तो लाभ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, मंगल का भी प्रभाव कहीं ना कहीं सुख भाव पे पड़ रहा है। तो ये व्यक्ति को बाहर भेजने वाले बन रहे हैं, जन्म स्थान से दूर जाने का इशारा कर रहे हैं। सफलता पाना चाहते हैं तो अपने जन्म स्थान से दूर चले जाइए। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी हो तो उत्तर पूर्व की दिशा में भी जा सकते हैं, और खास करके अगर अच्छी ऐसी स्थिति हो तो पूर्व दिशा में भी जा सकते हैं। अपने भाग्य की वृद्धि के लिए या भाग्य में सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो ईशान कोण और पूर्व दिशा, इन दोनों में से किसी एक क्षेत्र में जाइए अपने जन्मस्थान से, आपको लाभ और लाभ का मार्ग खुल जाना चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ चर्चा कर रहा था जन्मस्थान से दूर, उत्तर पूर्व की दिशा या पूर्व दिशा, आपकी कुंडली में मांगलिक होने की स्थितियां भी बन रही हैं, क्योंकि मंगल ही यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हैं सम राशि के होकर के। और उसके आधार पर अगर देखता हूं तो मंगल यहाँ पे आपके सुख को थोड़ा सा कमजोर करेंगे, क्योंकि नैसर्गिक रूप से वो पापग्रह होते हैं। लेकिन एक बात और है कि लग्न में या केंद्र में आकर के कोई पापक ग्रह अगर बैठ जाता है तो अपने पापक प्रभावों से वो तटस्थ हो जाता है और अपने पापक प्रभाव को वो कम कर देता है। ये बात पक्की है। तो यहां पे दरअसल जो मंगल बन रहे हैं वो सप्तम भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति होकर के केंद्र में आए और अपने प्रभावों को वो कम कर रहे हैं, क्योंकि सम राशि में बैठे तो उनका जो निगेटिव प्रभाव आना चाहिए वो थोड़ा कम जाएगा। और ऐसी स्थिति में कि वो दशा में बेहतरीन लाभ देंगे। तो जातक के ऊपर से जो दशा क्रम बीतने वाला है वो किसका किसका अच्छा बीतेगा, तो सबसे पहले शनि की दशा अच्छी बीतेगी, मंगल की दशा भी कहीं ना कहीं जातक को थोड़ी सी परेशानी देगी लेकिन ठीक बीतेगी, गुरु की दशा भी बहुत अच्छी नहीं बीतेगी, थोड़ी कमजोर बीतेगी, दशा के क्रम में बुध की दशा बहुत अच्छी बीतेगी, सूर्य की दशा व्यक्ति की कुंडली में ज्यादा बेहतरीन स्थितियों को दिखाने वाली होगी और सर्वोत्कृष्ट सफलता को देने वाली होगी। तो यानी कि शनि की दशा बेहतरीन, मंगल की दशा अच्छी रहेगी, गुरु की दशा उतनी अच्छी नहीं होगी जितना होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी फल अपना निरंतर जातक के ऊपर डालेंगे, क्योंकि वो लग्न को देख रहे हैं तो सकारात्मक हैं और ग्रह कुंडली में अच्छा ही हो रहा है। फिर भी मैं समझता हूं कि उनका फल जितना उनको देना चाहिए वो नहीं दे करके उसमें विलंब देंगे जरूर, लेकिन विलंब के साथ। बुध की दशा अच्छी जाएगी, शनि की दशा अच्छी जाएगी, मैंने कहा मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी, शुक्र आधा फल करेंगे, यानी कि ना तो ज्यादा अच्छा होगा शुक्र का काल और ना ज्यादा बुरा, लेकिन फिर भी लग्नेश होने के साथ साथ वो अपने फल में और अपनी दशा काल में व्यक्ति को सदगति और सदमार्ग पे ले जाने वाले ही होंगे। ये स्थितियां बन रही हैं। अब दूसरे तौर पे अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में शनि केतु यहां बैठे हैं
और राहु के साथ उनकी युति का संबंध भी बन रहा है, दृष्टि युति का, क्योंकि राहु यहां ये ज्ञान में अभिवृद्धि देने वाले हैं। व्यक्ति अगर शिक्षण कला में जाना चाहे तो भी जा सकता है, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठे हैं। और साथ ही साथ अगर देखता हूं तो बुध भी सूर्य उच्च के सूर्य के साथ हैं, तो यहां पे बुद्धादित्य योग भी बन रहा है कहीं ना कहीं, और बुध अस्त भी नहीं है। शुक्र लग्नेश होते हैं, व्यक्ति के शिक्षण कला के क्षेत्र में जाने का मार्ग खोल रहे हैं। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, शिक्षण क्षेत्र में व्यक्ति जाए तो लाभ ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव लग्न पे हो तो शिक्षक व्यक्ति बन सकता है। ऐसी स्थिति में कि लग्न को गुरु देख रहे हो तो व्यक्ति शिक्षक बन सकता है। राहु पंचम भाव में व्यक्ति को बैठा करके और बैठ करके बेहतरीन बुद्धि का इंसान बना रहे हैं। शनि केतु यहां भाग्य को और लाभ को दोनों को वृद्धि देने वाले हैं। कारण क्योंकि भाग्य का अधिपति जो है वो कहीं ना कहीं लाभ में जा रहा है और वो गुरु के साथ परिवर्तन भी कर रहा है। जहां गुरु नीच के होते हैं उनका नीचत्व भंग भी हुआ है। शनि की राशि में गुरु बैठे, गुरु की राशि में शनि, ये परिवर्तन योग। और ऊपर से अगर बात करता हूं तो आप देखिए तो रेवती नक्षत्र में शनि बैठे हैं। ये बुध का नक्षत्र है जो कि आपकी कुंडली में पंचमेश बनता है, जहां पे राहु उच्च के ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। इस कुंडली में राहु किसके नक्षत्र में बैठा? उच्च के सूर्य हैं, और वो सुख के स्वामी भी बनते हैं। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और व्यक्ति का प्रारब्ध यानी कि भाग्य ठीक है, क्योंकि ये पंचम भाव जो होता है वो प्रिय दर्शकों आपके पूर्व जन्म का भी भाव होता है। आपने पूर्व जन्म में कैसे कृत्य किए हैं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद कितना आपके साथ है, आप जितना इस जन्म में मेहनत कर रहे हैं वो कितना आपके साथ आकर के उतर रहा है, ये दरअसल उसी का भाव है। और यहां पे राहु बैठ करके बड़ा श्रेष्ठ फल करेंगे। शनि केतु की स्थिति, जन्म कुंडली में शनि कारक, केतु राहु का एकादशवें भाव में जाकर के बैठना, राहु का प्रभाव लाभ भाव पे, ये ठीक होगा। शनि और गुरु का परिवर्तन योग में जाना, गुरु का नीचत्व मंगल के द्वारा भंग किया जाना, मंगल का सम राशि में बैठना, सूर्य बुध और शुक्र का तीनों का 12वें भाव में बैठना। लेकिन एक बात बताता हूं, कुमार सौरभ राठौर आपका नाम है, जो भी हैं आप अपनी संगति को बिगाड़ करके मत रखिएगा। कारण बताता हूं, उसके चांसेस मुझे थोड़े दिखते बन रहे हैं, क्योंकि गुरु दरअसल अष्टमेश होता है और गुरु अष्टमेश होकर के जब लग्न को देखेगा तो कहीं ना कहीं संगति को बिगाड़ता है और व्यक्ति बुरे प्रभावों में फंस जाता है। अपनी संगति का आकलन और उसका चरित्र जिसके साथ आप बैठ रहे हैं ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप तो यशस्विता का गुण रखने वाले हैं, परंतु जिसके साथ बैठ रहे हैं शायद वो उतना ना रख पाता। अपने चरित्र का आकलन, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में जा रहा है और वो किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। शुभ ग्रह शुक्र 12वें भाव में जा रहे हैं, आपके खर्च की स्थिति को बढ़ा रहे हैं और सुख के अधिपति के साथ बैठे होने के कारण कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के सुखोपभोग के संसाधनों के पीछे धन के व्यय को भी दिखा रहे हैं। क्योंकि सीधे तौर पे ये बात पक्की है कि किसी भी भाव का अधिपति अगर 12वें जाकर के बैठेगा तो वो जिन जिन चीजों का कारक होता है उन चीजों का वो व्यय करेगा। तो सूर्य आत्मविश्वास, आत्मा, धार्मिक तत्व, बेहतरीन इंसान बनाने वाले ग्रह और श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पे बनाने वाले ग्रह होते हैं। बुद्ध बुद्धिमत्ता का कारक होता है, वो आपकी कुंडली में अपने भाव से अष्टम जाकर के बैठा है। इस वजह से अपनी बुद्धि जितनी लगानी चाहिए किसी भी चीज में उतनी ही लगाइए। बहुत ज्यादा लगाने पे कंफ्यूजन ये बुद्ध ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि दरअसल राहु की दृष्टि लग्न पे भी है और 5वीं दृष्टि भाग्य पे भी है और 7वीं दृष्टि यहां भी है। तो ये लाभ के लिए तो ठीक हो रहा है, यहां के लिए भी ठीक हो रहा है, लेकिन यहां के लिए थोड़ा कमजोर हो रहा है। लग्न में कंफ्यूजन बढ़ा देंगे, क्योंकि दरअसल लग्न पे जिस ग्रह का प्रभाव है वो अष्टमेश भी आपका बनता है और वो स्वयं पापी भाव भी है। एकादशवां भाव पापी भाव है। पापी भाव के अधिपति कौन बने? गुरु बने। वो कहां गए? भाग्य भाव में, और वहां से बैठ करके लग्न को देखने का काम कर रहे हैं। ये स्थितियां और ज्यादा सुदृढ़ हो रही हैं। मैं गलत रास्ते पे जाने का मार्ग जहां पर बता रहा हूं इसलिए क्योंकि लग्न का अधिपति अगर 12वें जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को थोड़ा निखरने नहीं देता है और जितना आप मेहनत करेंगे उससे सफलता कम मिलती है। जितनी सफलता के लिए आपको अंक मिलना चाहिए या जितने अंकों की आवश्यकता होती है, हो सकता है कि उतना अंक ना मिले। और व्यक्ति की कुंडली में जब गुरु ही थोड़े कमजोर हो रहे हों, वो नीच के हो रहे हों या फिर अच्छे राशि में ना बैठे हों, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं ज्ञान के पक्ष को। ये बात पक्की है, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति भी तो अष्टम में बैठा है ना, और चंद्रमा जो कि मन है वो बिल्कुल आगे भी कोई ग्रह नहीं और पीछे भी कोई ग्रह नहीं, दोनों ही घर खाली है।
दोनों ही घर खाली है, पिछला भाव भी खाली और अगला भाव भी खाली, और कहीं ना कहीं अगले भाव में अपनी राशि में बनने के कारण ये अच्छे होंगे क्योंकि अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछला भाव इनके उच्च की राशि की है, तो उच्च की राशि से निकल करके शुभ ग्रह की राशि में बैठे और अगले ही भाव में इनकी अपनी खुद की राशि है, तो ये स्थित हैं और ये ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पैतृक संपत्ति का नुकसान कराने के लिए, पिता का लाभ न मिलने के लिए व्यक्ति कठोर वचन का बोलने वाला हो जाता, अपने धन को गलत तरीकों से मोड़ने वाला हो जाता, प्रारंभिक शिक्षा में व्यवधान आते, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और व्यक्ति अपने हर एक काम में असफल सा सिद्ध होता। मेहनत आपको ज़्यादा करना होगा क्योंकि लग्नेश अवयोग में बैठे हैं। ये स्थितियां आपकी बन रही हैं। मैंने क्रमशः आपकी कुंडली में 5वीं दृष्टि यहाँ बताई, 7वीं यहाँ, ये ठीक है पराक्रम और छोटे भाइयों के लिए। और यहाँ पे अगर देखता हूँ तो अगर 7 के बाद 8 और 9 तो यहाँ देख रहे हैं तो ये शिक्षा का भाव है। गुरु अगर देखेंगे तो थोड़ा सा तो उसमें विलंब देंगे क्योंकि वो अष्टमेश होते हैं, और अष्टमेश कहीं भी बैठे या कहीं भी देखे वो प्रभावित करता है। तो अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण गुरु प्रभावित कर रहे हैं, भाग्य के भी सहयोग को अपने प्रभावों से थोड़ा सा कमजोर कर रहे हैं। मैंने जितना कहा था कि जितना देना चाहिए उतना वो नहीं देंगे, कम देंगे। ये स्थितियां बन रही हैं। ये आपकी कुंडली का अध्ययन। विवाह के लिए आप मांगलिक हैं लग्न कुंडली से, लेकिन चंद्र कुंडली से नहीं। विवाह मिला करके करिएगा क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। इस मंगल की चौथी दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति के दाम्पत्य को कमजोर करने वाली तो नहीं होगी क्योंकि वो अपनी राशि को देखेंगे, परंतु फिर भी मंगल चूंकि पापग्रह होता है आपकी कुंडली के लिए, हालांकि वो सप्तमेश होकर के कहीं ना कहीं मारक भी होगा और प्रथम श्रेणी का होगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि यहां पे मंगल के प्रभाव के पड़ने के कारण इस भाव से संबंधित फलों में मिलने में थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं पापक है। 7वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के दशम भाव को देखेगा, अपने दिग्बली होने वाले भाव को देखेगा, और वहां पे वो जो दृष्टि डाल रहे हैं मंगल, दरअसल वो उनका शत्रु भी होता है। तो इस वजह से कैरियर को लेकर के कंफ्यूजन में न रहें और जो भी निर्णय लेना है वो जल्दी लेने का प्रयास करें, क्योंकि दरअसल अभी आपके ऊपर से शनि की महादशा भी चल रही है और शनि की महादशा आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो कहीं ये ऐसा ना हो कि आपका वक्त निकल जाए और आप देखते ही रह जाएं। 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, ये उनके गुरु की राशि होगी, मित्र की राशि होगी। अच्छा है, व्यक्ति को लाभ देंगे, जीवन में लाभ मिलने वाला है, लेकिन होता क्या है कि अवयोग जब लग जाता है तो व्यक्ति के सफलता के मार्ग को थोड़ा सा अवरोध में डालने वाला या अवरोध दे देता है, ये बात बनती है। राहु की दृष्टि बात करी, गुरु की दृष्टि का संबंध बताया, शनि की दृष्टि का बात बताई, मंगल की दृष्टि को भी देखा। ये स्थितियां बन रही हैं। आपकी कुंडली का ये संपूर्ण अध्ययन मैंने आज अलग तरीके से करने का प्रयास किया है। आपकी कुंडली में सर्वोत्कृष्ट जो स्थिति बन रही है वो 12वें भाव में ही बन रही है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा डरा भी रही है। कारण 2, क्योंकि गुरु थोड़े कमजोर हो रहे हैं तो व्यक्ति के आध्यात्मिक क्षेत्रों में जाने के साथ साथ व्यक्ति के बुरे संगति में डालने वाले भी हो जाते हैं। संगति का चयन आवश्यक है और उसे ध्यान से रखना, उसे आगे बढ़ाना जरूरी है। और दूसरी बात, अपने निरंतर और नित्य निरंतर सूर्य की आराधना भी बनती है, वो मैं कल भी बताऊंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।